अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर किसान छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। तो राहुल गांधी का एक बार फिर जबरदस्त वार अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। तो राहुल गांधी बता रहे हैं किस तरह नोटबंदी ने नुकसान किया है और वो लगातार इस तरह से तमाम प्रश्नों पर वीडियो जारी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के तमाम गूढ़ प्रश्नों पर कोशिश कर रहे हैं जनता से सीधे बात, जनता की जबान में, और हिंदी का प्रयोग हो रहा है, आप देख सकते हैं। अखिल स्वामी हमारे साथ, अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं। अखिल जी, ये जो राहुल गांधी का पूरा कैंपेन है जिसमें वो नोटबंदी को बता रहे हैं कि जो 8 नवंबर 2016 को हुई, दरअसल आज जो हम परिणाम देख रहे हैं -23.9 जीडीपी का जो ग्रोथ आया है, ग्रोथ रेट आई है, वो दरअसल उससे जुड़ी हुई है। आप कहां तक सहमत हैं इससे? देखिए, बिल्कुल जुड़ी हुई है। अर्थशास्त्र का एक मूल सिद्धांत यह कहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी जब बढ़ती है या घटती है तो उसका ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट होता है। देखिए, दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है सरकार को और आरबीआई को। एक है ग्रोथ, एक है इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो ग्रोथ भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है जी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है तो ग्रोथ भी घटती है और आपकी इन्फ्लेशन भी घटता है। सवाल यह है, जिस समय नोटबंदी की गई उस समय जो इन्फ्लेशन था वो 2-3% था। उस समय देश के सामने जो चुनौती थी वो ग्रोथ को बढ़ाना था। अगर इन्फ्लेशन 2-3% का था और मार्केट से आप लिक्विडिटी को खत्म कर देंगे, मार्केट से लिक्विडिटी को कम कर देंगे, तो ग्रोथ भी नेगेटिव हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी नीचे चला जाएगा। उस समय हमारा टारगेट इन्फ्लेशन को कम करना नहीं था, क्योंकि इन्फ्लेशन पहले से ही कम था। पहली बात। दूसरी बात ये, जब नोटबंदी लागू की गई उस समय बुआई चल रही थी। किसानों की सारी खरीद फरोख्त जो है वो कैश में होती है। वो मंडी में जाता है, कैश देके वो फर्टिलाइजर लेता है, वो बीज लेता है। तो वो व्यवस्था आपकी टूट गई। अब आप ये देखें कि जो संगठित क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र है, जो संगठित क्षेत्र है, अगर आप रिलायंस मार्ट में जाएं या बिग बाजार में जाएं सामान खरीदें तो ज्यादातर लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड से या पेटीएम से, बाकी चीजों से खरीद फरोख्त पहले भी करते थे। जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, उसकी ज्यादातर खरीद फरोख्त जो है वो कैश से होती है। तो अगर मार्केट से लिक्विडिटी सूख जाएगी, अगर मार्केट से पैसा निकल जाएगा, तो इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो बड़े बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटा व्यापारी है और उद्योग वाला है और किसान है और छोटा काम करने वाला है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से पैसा निकलने से ग्रोथ कम हो जाएगी। तो शुरुआत तो देखिए वहां से हुई, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये भी अगर आप देखें कि जितने उस समय नोट सर्कुलेशन में थे वो सारे के सारे वापस आ गए। तो आपका जो ये नोटबंदी का ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव किस चीज के लिए था, क्या ऑब्जेक्टिव था और उसकी कितनी प्रतिपूर्ति हुई? बिल्कुल, यानी ये जो सवाल था कि उस समय कहा गया था काला धन वापस आएगा और बहुत सा जो काला धन है जो इस तरह की वो नोट वापस नहीं आएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया और ये जानना वाकई बहुत मुश्किल है कि उससे लाभ किसको हुआ। अखिल जी, हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि पुराने किस्म का जो ढर्रा था उसको हम बदलेंगे, उनमें ये उत्साह दिखता है और हर चीज जो पुरानी है उसको खारिज करते हैं। यहां तक वो कह गए थे एक रैली में कि
हार्वर्ड और हार्वर्ड का फर्क है, हार्डवर्क का फर्क है। यदि हार्डवर्क से हम हार्वर्ड यानी जो एक पहले से चले आ रही जो सैद्धांतिकी है, जो एक विजडम है, जो एकेडमिक्स से निकला है, उसको सब वो खारिज करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बड़ी समस्या बन गई जब आप अर्थशास्त्र के उन बुनियादी सिद्धांतों को जो बड़े जांच परख के बाद बनते हैं, उनके प्रति आपका रवैया गंभीर नहीं था? देखिए, भारतवर्ष में ये बात कहना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उचित इसलिए नहीं है कि हम लोग सनातन धर्मी लोग हैं। हम पुरातन को मानते हैं, हम शास्त्रों को मानते हैं, हम वेदों को मानते हैं। हमारी जो आस्थाएं हैं वो पूरी वेद और शास्त्रों पर निर्धारित हैं। पुरानी चीजों को कैसे भूल जाएंगे? हम अपने जो पूर्व के लोगों के, पूर्वजों के और पुरखों की बनाई हुई चीजें हैं, उसको कैसे भूल जाएंगे? वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे जी। उन्होंने चीजों की स्थापना कुछ सोच समझ के की थी। आज ज्योतिषी में पूरे विश्व में हम सर्वोपरि हैं, हम विश्व गुरु हैं। ज्योतिषी के मामले में, साइंस के बारे में, गणित के मामले में तो हमारे पूर्वजों ने किया था। तो पुरानी चीजों को केवल बदल देना कोई क्रांतिकारिता नहीं है। पुरानी चीजें जो स्थापित हैं, जो स्थापित मूल्य हैं, उनको कैसे बदल देंगे? हाँ, जो चीजें घिसी पिटी हैं, जिनसे जो वर्तमान साइंस है कहता है कि वो अनुचित हैं, उनको छोड़ देना तो उचित है जी। हम पुरानी चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं और जो सनातन चीजें हैं और जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की चीजें हैं, उसको कैसे बदल देंगे? और खास तौर पर मांग और पूर्ति का सिद्धांत तो एक ऐसा सिद्धांत है जिसको अर्थशास्त्र का एक सामान्य विद्यार्थी भी सबसे पहले ध्यान में रखता है। और जब आप नोटबंदी करते हैं तो जाहिर है बहुत बड़ा जो चक्र है वो कहीं बीच में रुक जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी इस सारी चर्चा के लिए।